बिहार के सुदूर इलाके में बसा वो गांव आज गांव नहीं लग रहा था। कभी 7 से 8 बजे तक जिस गांव को अंधेरा अपनी आगोश में ले लेता था, आज वो गांव 10 बजे रात तक रोशनी से जगमगा रहा था। गांव में इतनी रात तक उजाला, यानी जरूर किसी के घर में कोई फंक्शन है और उसने जनरेटर मंगवाया है। क्योंकि गांव में बिजली का पोल तो है, लेकिन उसमें बिजली अपने हिसाब से आती है, यानी अपनी मर्जी से। लल्लन जी के घर से जनरेटर की आवाज लगातार आ रही थी। उनके बेटे आलोक की शादी हुई है। आज सुबह ही वो नई नवेली दुल्हन पूर्णिमा को लेकर आया है। कितना रो रहे थे पूर्णिमा के माता पिता जब वो उसे विदा कर रहे थे। इतना आसान तो नहीं होता किसी माँ बाप के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को वर्षों पालना पोसना और फिर उसे अपने घर से विदा करना, लेकिन यही तो रीत है। पूर्णिमा जब विदा हो रही थी तो माँ ने ढेर सारा उसे आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही उसे दिया खोइछा, एक छोटी सी पोटली जिसमें भरी थी परंपरा। जब पूर्णिमा छोटी थी और अपने ननिहाल जाया करती थी तो वो अक्सर देखा करती थी कि उनकी नानी पूर्णिमा की माँ को खोइछा दिया करती थी, जो उसकी माँ अपने आंचल में बांध लेती थी। खोइछा में होता था चावल, दूध, हल्दी, कुछ पैसे और नानी का बेहिसाब प्यार। यही तो था खोइछा, एक छोटी सी गठरी जिसमें भर दिए जाते थे आशीर्वाद, परंपरा और प्यार। आज पूर्णिमा की फर्स्ट नाइट है और जैसा कि होता है, पहली रात हर एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद खास होती है। उनके लिए भी खास थी। दोनों के दोनों नर्वस थे। पूर्णिमा शादी के लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आलोक की निगाहें उससे हट ही नहीं रही थी। एक बात बोले? एक बात कहे? अब तो हमसे ब्याह हो गया है तुम्हारा, जितना मर्जी है उतना बोलो। माँ कसम, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी के जैसी। अच्छा, परी देखे हो तुम का? अरे देखे नहीं हो तो क्या हुआ, सुने तो हैं, किताब में पढ़े तो हैं उसका बारे में। अच्छा, क्या पढ़े हो? जरा हम भी तो सुने। ये कहकर पूर्णिमा ने आलोक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये पहली बार नहीं था कि पूर्णिमा ने आलोक के हाथों में अपना हाथ रख दिया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, हाथ पकड़कर खूब घूमते भी थे। लेकिन आज वाला एहसास एकदम डिफरेंट था। फर्स्ट नाइट की अनगिनत बातों की अभी शुरुआत ही नहीं हुई थी कि अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसकी खिड़की खुली हुई थी। बारिश के कारण पानी की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगी थी, जिसे देखकर पूर्णिमा बिस्तर से खिड़की बंद करने के लिए उठी। वो खिड़की बंद कर ही रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई और उसने खिड़की के बाहर जो देखा, उसे देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसकी नजर एक लड़की पर गई जो हवा में उड़ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे तक आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढक गया था। उस लड़की को देखकर पूर्णिमा की चीख निकल गई। आलोक, 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 बाहर कोई है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे लड़की के बाल उसके चेहरे से हट गए और उसका चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वो पूर्णिमा को घूर रही थी। लेकिन उस चेहरे को देखकर तो पूर्णिमा के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से पसीने से भीग गया। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर रौनक थी, वो चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ? क्या हुआ पूर्णिमा? तुम इस तरह चीखी का है? कौन है बाहर? पूर्णिमा थर थर कांप रही थी। उसने आलोक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बाहर की ओर घूर घूर कर देख रही थी। क्या हुआ पूर्णिमा? अरे कुछ तो बोलो ना। बाहर एक लड़की थी, वो हवा में उड़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल हमरे जैसा था, एकदम हमरे जैसा, जैसे जुड़वा कोई होता है ना, वैसा ही। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं आलोक, अपने सर की कसम। बाहर एक लड़की थी, उसका चेहरा बिल्कुल हमरे जैसा था और वो हवा में उड़ रही थी। हमको बहुत डर लग रहा है आलोक। दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक लाइट चली गई
जनरेटर अजीब सी आवाज करता हुआ बंद हो गया। पूर्णिमा ने आलोक को जोर से पकड़ लिया। अभी क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? लगता है जनरेटर में कुछ खराबी आई है या डीजल खत्म हो गया है। हम देख कर आते हैं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। अरे तुम क्या करोगी? तुम यहीं रुको ना, नीचे पूरी फैमिली वाले हैं। अगर तुम इस समय नीचे मेरे साथ गई तो वो बातें बनाएंगे। गजब हाल है, हमारी डर से हालत खराब है और तुम हो कि सच में तुम एकदम बैल हो। सुनो, हमारी बात समझो ना, अभी तुम नई दुल्हन हो ना। इस तरह नीचे आओगी तो बिना मतलब बातें बनेंगी। हम मोमबत्ती जला देते हैं और तुरंत आते हैं जनरेटर ठीक करके। आलोक ने मोमबत्ती जलाई और नीचे चला गया। पूर्णिमा बेचारी डर के मारे चुपचाप बैठी रही और मोमबत्ती को निहारती रही। आलोक नीचे जनरेटर के पास गया जो बंद पड़ गया था। आलोक के पिता समेत घर के कुछ लोग भी वहां खड़े थे। जनरेटर में डीजल शाम को ही डाला गया था, इसलिए उसके खत्म होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए सभी जनरेटर वाले को गरिया रहे थे। हम कहे थे ना तुमको कि नागेंद्रवा का जनरेटर मत लो भाड़ा पर तुमको ही खुजली मची थी। ओ बाबूजी, का बाबूजी? हाँ का बाबूजी? अब रहो अंधेरा में। तुम ही बोलो, अच्छा लगता है शादी के घर में इतना अंधेरा? उधर आलोक को गए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक पूर्णिमा के सामने एक खौफनाक परछाई उभरती है। यह वही लड़की थी जिसे उसने खिड़की से देखा था, बिल्कुल उसकी ही तरह। मगर अब उसका चेहरा और भी विकराल हो गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों से भी खून निकल रहा था। वो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे पूर्णिमा के सामने आ रही थी। तुम हमारे जैसी दिखती है, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। आलोक, आलोक बचाओ, आलोक, आलोक बचाओ हमको। पूर्णिमा की चीख की आवाज नीचे सभी लोगों ने सुनी। अरे ये बहू काहे चिल्ला रही है और वो तुम्हारा नाम से तुमको बुलाती है का? अरे मॉडर्न जमाना है फूफा जी, क्या करिएगा। वो भागता हुआ ऊपर की ओर आता है। आलोक को देखते ही पूर्णिमा उसके गले लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद जनरेटर के चलने की तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। पता नहीं जनरेटर अचानक से कैसे काम करने लगा था। कमरा फिर से पूरी तरह रोशन हो जाता है। आलोक, आलोक वो फिर से आई थी। वो फिर से आई थी। कौन? अरे कौन आई थी? वही जिसे हमने खिड़की के बाहर देखा था। अरे अंधेरा में तुमको भ्रम हो गया है कारे? भला तुम्हारी जैसी कौन भगवान थोड़े ना बनाए हैं। ये कहकर आलोक ने पूर्णिमा को गले से लगा लिया। और पूर्णिमा, एक बात बोले, तुम जो इस तरह हमारा नाम लेकर बुलाओगी तो लोग क्या कहेंगे? जिसका जो नाम है वही लेकर न बुलाते हैं, इसमें हमारा क्या गलती? अरे गलती नहीं है रे, पर तुमको पता है ना, गांव वाला लोग का दिमाग अभी वो बैकवर्ड है रे। रहने दो, हमको ढेर मत सिखाओ। तुम हमारे आलोक हो। आलोक बोलो, जरा से चिल्ला के बोले तुम्हारा नाम। ये कहकर पूर्णिमा ने अपना बड़ा सा मुंह आलोक को चढ़ाने के लिए खोला। उसकी इस हरकत को देखकर आलोक ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा, लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पूर्णिमा ने आलोक के हाथ को जबरदस्ती काटना शुरू कर दिया। पहले तो आलोक को लगा कि पूर्णिमा मजाक कर रही है, लेकिन जब उसके दांत उसे चूभने लगे और उसके काटने से उसके हाथ से खून निकलने लगा तो उसने पूर्णिमा को जोर का धक्का दिया। पूर्णिमा, ये क्या कर रही हो तुम? आलोक के धक्के से पूर्णिमा दूर जा गिरी। उसका सिर दीवार से जा लगा था। सिर से खून भी निकल रहा था, लेकिन उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उल्टा और जोर जोर से हंसने लगी, खिलखिलाकर। कुछ देर बाद तो उसकी हंसी और भी ज्यादा भयानक हंसी में बदल गई। उसकी हंसी का आवाज सुनकर नीचे से आलोक का पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार सभी भागते हुए वहां आए। उन सभी लोगों ने पूर्णिमा की ऐसी हालत देखी तो वे सब डर गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकाएक पूर्णिमा को क्या हो गया है। आलोक और पूर्णिमा की वो पहली रात बहुत लंबी रात थी। पूर्णिमा हंसते हंसते बेहोश हो गई। अगली सुबह बहुत सारे सवालों को लेकर आई थी, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पूर्णिमा अपने कमरे में थी। उसे कल की कोई भी बात याद नहीं थी। आलोक के सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे उसके रिश्तेदार पूर्णिमा के बारे में कुछ कुछ बातें करने लगे। कुछ तो उसकी मानसिक हालत पर भी सवाल उठाने लगे। हमको तो कुछ बुझा नहीं रही है बुआ।
पूर्णिमा के बारे में सब पहले से पता तो किया था ना तुम लोगों ने? कहाँ पता करना है, हैं? हमारी बहू को कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग अपना ढेर दिमाग मत लगाओ। उसी दोपहर की बात है। बहुत ही खामोश थी वो दोपहर। पूर्णिमा अभी भी अपने कमरे में थी। आलोक की माँ ने अपनी बेटी संध्या को कहा, सुनो ना, पूर्णिमा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, खाना उसी के कमरे में ले जाओ। आलोक की बहन खाना लेकर पूर्णिमा के कमरे की ओर बढ़ चली, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में गई, वहां का नजारा देखकर वो काफी डर गई। उसने देखा कि पूर्णिमा ने अपने आधे बाल कैंची से काट लिए हैं और वो बालों का गुच्छा अपने मुंह में लेकर उसे चबा रही है। आलोक की बहन ने जब ये सब देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसी रात की बात है। पूरा परिवार डरा हुआ था। सभी लोगों को लग रहा था, हमको पूरा यकीन है कोई जादू टोना किया है हमारी बहू पे। कहा माँ, ये सब तुम क्या कह रही हो? जो कह रहे हैं वो सुनो। तुम लोग जो इसे डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। इसे किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाना होगा। लेकिन आलोक जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन पूर्णिमा को शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। पूर्णिमा वापस अपने ससुराल लौट आई। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 2 दिन के बाद की बात है। दोपहर में सभी लोग खाना खाने बैठे थे। आलोक की माँ ने आलोक को कहा कि वो बहू को नीचे बुला ले आए। आलोक पूर्णिमा को बुलाने उसके कमरे में गया, लेकिन वो तो अपने कमरे में थी ही नहीं। आलोक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो नहीं मिली। अम्मा, बाबूजी, पूर्णिमा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है का मतलब? कहाँ गई वो? अरे बाथरूम गई होगी। अम्मा, हम सब जगह ढूंढ लिए उसको, लेकिन वो नहीं मिली। आलोक ये बात अपनी माँ से कह ही रहा था। तभी आलोक की बहन संध्या की चीख उन्हें सुनाई पड़ी। सभी लोग घबरा गए। संध्या की आवाज घर के पीछे बने कुएं के पास से आ रही थी। भैया, आलोक भैया, जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ, भाभी को देखो, ये कैसी हरकत कर रही है। पूर्णिमा घर के पीछे बने कुएं में उल्टी लटकी हुई थी। कुएं के अंदर उसकी परछाई दिख रही थी, जो बहुत ही भयानक लग रही थी, और वो अपनी परछाई से ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। आलोक और उसके परिवार वाले जैसे ही वहां आए और उन्होंने पूर्णिमा को पुकारा, पूर्णिमा ने गुस्से से ऊपर की ओर देखा। उसने कुएं के ऊपर जो अपनी पैर फंसा रखे थे उसे ढीला छोड़ा और कुएं में छलांग लगा दी। आलोक ने भी एक पल की देरी नहीं की और वो भी कुएं में कूद पड़ा। पूर्णिमा बिस्तर पर पड़ी थी। आलोक उसे लगातार घूरे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पूर्णिमा को किसकी नजर लग गई थी। वो बार बार भगवान की मूर्ति के पास जाता और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता कि पूर्णिमा ठीक हो जाए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।